चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एसपी का आपका फोर्थ फिफ्थ चैप्टर। एमओए हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। एमओए क्या कहता था? एमओए कहता था कि आपकी कंपनी की लीगल बाउंड्रीज कितनी है। मतलब एमओए ये वो बाउंड्री है जिसके बाहर जाके आप काम नहीं कर सकते। एओए उसके अंदर की एक बाउंड्री है। दिस इज एओए एंड दिस इज एमओए। एमओए के अंदर आप यहां जाके काम नहीं कर सकते और आप यहां जाके काम करते हो तो उसको कहते हैं हम अल्ट्रा वायरस। बट एओए के बाहर जाके एक बार काम किया जा सकता है, बट एमओए के बाहर जाके काम नहीं किया जा सकता। एओए का बेसिक मतलब अगर मैं समझाऊं एक ही लाइन में तो इंटरनल वर्किंग। कंपनी अपने अंदर कैसे काम करेगी, कैसे मैनेज करेगी खुद को, उसके रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसी को कहा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो एओए आर द रूल्स एंड रेगुलेशन जो क्या करता है, इंटरनल मैनेजमेंट को गवर्न करता है, कंपनी को चलाने का काम करता है एओए। हाउ कंपनी विल वर्क इंटरनली इज नोन बाय एओए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द रूल्स ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। या तो जो आपने सबसे पहले लिखे थे या फिर टाइम टू टाइम जैसे बदलाव आता है अपने अपने रूल्स भी बदले एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013। एग्जाम्पल क्या क्या होगा कि भाई शेयर कैसे ट्रांसफर होंगे, मीटिंग कैसे कंडक्ट करेंगे, डायरेक्टर के पावर्स क्या रहेंगे, डिविडेंड के रूल्स क्या रहेंगे। ये सारी चीजें एओए के अंदर लिखी हुई होती है जिसको आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस, ये कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी को स्मूथली फंक्शन करने में आपकी हेल्प करता है। ये सेक्रेटरी को गाइड करता है कि मीटिंग कैसे बुलानी है, शेयर कैसे इश्यू करने हैं, रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, उन सब के लिए। शेयर होल्डर्स के लिए भी यूजफुल है। शेयर होल्डर्स की राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज क्या होगी वो सब एओए में लिखी होती है। एओए रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है। किसकी रिलेशनशिप? कंपनी एंड मेंबर्स की, एंड मेंबर्स देमसेल्फ मतलब अंदर अंदर मेंबर्स एंड मेंबर्स के बीच में। नेचर ऑफ द कंपनी बताता है एओए कि प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। तो 5 इंपॉर्टेंस याद रखने हैं: डेली एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरी, शेयर होल्डर, रिलेशनशिप, नेचर ऑफ अ कंपनी। नाउ लीगल प्रोविजंस क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है एओए के बारे में? एवरी सब्सक्राइबर मस्ट साइन द आर्टिकल। जितने भी कंपनी के प्रमोटर्स है, सब्सक्राइबर्स है, डायरेक्टर्स वगैरह जो है उनको एओए पे साइन करना पड़ेगा। उनका एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड बाकी सारी डिटेल्स वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी। सिग्नेचर होना जरूरी है। ठीक है, मस्ट बी इन प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस। किसी विटनेस के प्रेजेंस के सामने, मतलब उसके सामने आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे। आर्टिकल में अडॉप्ट टेबल एफ और इट्स प्रोविजन। टेबल एफ का मतलब ये कंपनीज एक्ट में कुछ टेबल्स दिए, आप उसको ले सकते हो आर्टिकल के तौर पे। बहुत सारी टेबल है, अगर आपको टेबल्स फॉलो नहीं करनी है तो आप अपने हिसाब से भी आर्टिकल्स ले सकते हो। कंपनी मस्ट फॉलो आर्टिकल्स स्ट्रिक्टली। ठीक है, जो लिखा है उसको फिर फॉलो करना पड़ेगा। आर्टिकल जो है वो कंफ्लिक्ट नहीं करना चाहिए एमओए के साथ, कि भाई आर्टिकल में लिखा है लेकिन एमओए में वो चीज ना बोली जा रही है तो वो अलाउड नहीं होगा। अच्छा, दोनों में से जीतेगा कौन फिर? एमओए जीतेगा। प्राइवेट कंपनी मस्ट इंक्लूड क्या क्या उनको एओए में लिखना है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर ट्रांसफर, मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम टू 200, एंड वो पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते। पब्लिक वाले मांग सकते, प्राइवेट कंपनियां नहीं मांग सकती। आर्टिकल कैसा डॉक्यूमेंट है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब आप और मैं जब चाहे किसी भी कंपनी का एओए और एमओए दोनों पढ़ सकते हैं। और अल्ट्रेशन पॉसिबल बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, मतलब आपको अगर अपने एओए में कुछ भी बदलाव करना है तो आपको शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। और कितने परसेंट शेयर होल्डर राजी होने चाहिए? 75%। तो उसको कहा जाता है स्पेशल रिजोल्यूशन। एक दूसरा और आता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, उसमें होता है 51%। अगर 50% से ज्यादा लोग अग्री है तो उसको कहते हैं ऑर्डिनरी, और अगर 75% से ज्यादा हो तो उसको कहते हैं स्पेशल। आर्टिकल मस्ट इंक्लूड डिक्लेरेशन ऑफ प्रमोटर। जो कंपनी के प्रमोटर है उनका डिक्लेरेशन होना चाहिए, मतलब वो लिखित में देंगे कि भाई हमारा आर्टिकल ऐसा ऐसा है, हमको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं, उनके साइन सिक्के वगैरह सब कुछ उसके अंदर होने चाहिए। क्या क्या होगा? अगेन पूरी लिस्ट दी है। शेयर कैपिटल की डिटेल्स, फेस वैल्यू की डिटेल्स, कॉल्स की डिटेल, ट्रांसफर ऑफ शेयर की डिटेल, लियन ऑन शेयर्स। अगर शेयर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी से लोन लिया है और आप वो लोन का पैसा नहीं भरते तो कंपनी आपके शेयर्स को लियन कर सकती है, जब्त कर सकती है। फोर फीचर का मतलब आपने शेयर का पैसा नहीं भरा है तब भी कंपनी आपके शेयर उठा के लेके जा सकती है, उसको कहते हैं फोर फीचर। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, शेयर्स को ट्रांसफर करना। देखो दो वर्ड आए यहाँ पे, ट्रांसफर अलग है और ट्रांसमिशन अलग है।
ट्रांसफर वॉलेंटरी हो जाता है, भाई मुझे इसको शेयर बेचने, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। लेकिन जिस बंदे के पास शेयर है वो मर गया और उसके शेयर बाय डिफॉल्ट उसके घर वालों के नाम पे हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है ट्रांसमिशन। जनरल मीटिंग कैसे बुलानी है उसके रिलेटेड, डायरेक्टर के ड्यूटीज एंड राइट, डिविडेंड के रूल, अकाउंट्स एंड ऑडिट के रूल, एंड कंपनी बंद हो तो उसके रूल। ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई होगी? एओए के अंदर। हाँ, अगर शेयर्स जो होते हैं मर जाते हैं, घर वालों के नाम पे चले जाते जो हैं, भी और उनका अगर नॉमिनी कोई होगा, उसका नेटिव ना हो, अकेला हो, तो फिर क्या? तो फिर जो मोस्ट रिलेटिव होंगे उनके नाम पे जाएंगे, और वो भी अवेलेबल ना हो तो ये गवर्नमेंट जो अपने फंड में ले लेगी। प्राइवेट के भी। प्राइवेट में तो बंदा ही होता है, उसके घर वालों को ही जाएंगे, उसमें तो पब्लिकली होता ही नहीं है कुछ। अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का मतलब आर्टिकल्स में बदलाव कैसे करना है, तो अभी हमने पढ़ा था स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, मतलब 75% लोग अग्री होने चाहिए। कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए एमओए के बीच में। कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो होना चाहिए। ट्रिब्यूनल का अप्रूवल चाहिए। ट्रिब्यूनल इज वन काइंड ऑफ कोर्ट जो कंपनी लॉ के मैटर्स को हैंडल करते हैं। कुछ केसेस में ट्रिब्यूनल की अप्रूवल चाहिएगी। जो भी आप चेंजेस लेके आओगे वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, लोगों के नो हार्मफुल नहीं होना चाहिए, उनके हित में होना चाहिए, अहित में नहीं होना चाहिए। मस्ट बी फाइल्ड विथ जो आरओसी होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उसके पास जाके आपको जमा करा देना है। जैसे कि प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर हो जाती है, कन्वर्ट करती है खुद को, तब उन्हें अपना एओए भी बदलना पड़ता है। और जब एओए बदलोगे तो 1 to लेके 6 तक के पॉइंट्स फॉलो होने चाहिए। अब जो कंपनी सेक्रेटरी है उसकी ड्यूटीज क्या रहेगी? उसको पहले तो नोटिस भेजना है मीटिंग का, कितने दिन पहले? 21 दिन पहले। एजेंडा प्रिपेयर करना है, किस मुद्दे के लिए मीटिंग बुला रहे हो। मिनट्स रिकॉर्ड करने, मिनट्स का मतलब जो भी मीटिंग में चर्चा होगी वो सारी चीजें वो रिकॉर्ड करता जाएगा। स्पेशल रिजोल्यूशन आरओसी को दे देना है, जो 75% सहमति पत्र आए वो आरओसी को दे देने। रजिस्टर्ड अल्टर्ड आर्टिकल, जो नया आर्टिकल होगा अल्टर किया हुआ, चेंज किया हुआ, वो भी आपको रजिस्टर कराना है। और जरूरत पड़े तो किसका अप्रूवल लेना है? ट्रिब्यूनल। अब आता है आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है कि कोई भी आउटसाइडर हो, बाहर का बंदा हो, जब कंपनी के साथ डील करता है, एंटाइटल टू अज्यूम, वो ऐसा मान लेता है कि इंटरनल रूल्स जो कंपनी ने बनाए हैं वो प्रॉपरली क्या हो रहे हैं? फॉलो हो रहे हैं। बहुत सिंपल है कि जैसे आप रिलायंस कंपनी के साथ कोई डील कर रहे हो, कोई ऑर्डर लेने गए हो, तो अंदर रिलायंस कंपनी में किसके पास पावर था वो ऑर्डर लेने का? कौन पैसा मतलब रेज करेगा, कौन बैंक से लोन ले सकता है, कोई भी हो, सारे रूल्स तो एओए में लिखे होंगे। अब तुमको पता होगा क्या वो एओए फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि भाई डायरेक्टर ने वो साइन किए कि नहीं किए। वो आउटसाइडर को कैसे पता होगा कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है? तो आउटसाइडर ये मान लेगा कि जो भी चल रहा है कंपनी के अंदर वो सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। इस रूल को क्या कहते हैं हम? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब ये रूल आया कहां से? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रोकेंट का केस है 1856 का। क्या हुआ था इस केस को समझते हैं। एक कंपनी थी कैमरन्स कार्ल ब्रुक्स स्टीम करके, कोल एंड स्वेंसा एंड लॉफर रेलवे कंपनी, गजब नाम है, हैड रूल्स इन इट्स एओए। उसके एओए में क्या लिखा था कि डायरेक्टर कैन बोरो मनी ओनली आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर। बोले डायरेक्टर लोन ले सकते हैं लेकिन शेयर होल्डर का अप्रूवल हुआ तो ही ले सकते हैं। ये एओए में लिखा था। अब हुआ क्या? डायरेक्टर ने पैसे बोरो किए रॉयल ब्रिटिश बैंक से और इश्यू अ बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको एक टाइम के बाद ये पैसा रीपे करूंगा, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट होता है वैसे ही कोई। बट दे डिड नॉट टेक अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर, उन्होंने शेयर होल्डर से कोई अप्रूवल ली नहीं, विच वॉज रिक्वायर्ड एज पर कंपनीज इंटरनल रूल। एओए में लिखा था उसके हिसाब से तो लेनी चाहिए। बाद में कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया लोन का रीपेमेंट करने के लिए। क्यों रिफ्यूज कर दिया? तो बोला कि आवर डायरेक्टर डिड नॉट टेक शेयर होल्डर अप्रूवल, कि बोले उन्होंने तो अप्रूवल लिया ही नहीं, सो आपने जो बोरोइंग हुई है कंपनी की वो तो इनवैलिड है, हम क्यों पैसा दे आपको। मतलब इन दिस केस ये ऐसा बोल रहे हैं कि कंपनी ने ऐसा एलिगेशन लगाया कि बैंक को चेक करना चाहिए था ना कि शेयर होल्डर का अप्रूवल डायरेक्टर ने लिया है कि नहीं। बैंक ने चेक नहीं किया तो बैंक की गलती, बोले लोन क्यों दिया, हम रीपे करने वाले नहीं है, ये मैटर था। अब बिफोर द कोर्ट क्वेश्चंस क्या अराइज हुए? शुड बैंक सफर बिकॉज कंपनी डिड नॉट फॉलो इट्स इंटरनल रूल? सेकंड क्वेश्चन, इज द बैंक रिक्वायर्ड टू चेक वेदर इंटरनल अप्रूवल वाज टेकन और नॉट? दो सवाल थे कोर्ट के सामने। क्या बैंक सफर करेगा कंपनी की गलती की वजह से? क्या बैंक को जरूरी था कि ये अप्रूवल उसको चेक करना चाहिए था?
अब कोर्ट का जजमेंट क्या आया, एंड कोर्ट का जजमेंट आया इन द फेवर ऑफ बैंक। बैंक। और कोर्ट ने क्लियरली कहा कि आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी आर एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट इंटरनल प्रोसीजर्स हैव बीन प्रॉपरली फॉलोड। बैंक यही मानेगा कि अप्रूवल ले लिया है, बैंक को अंदर जाके तहकीकात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आउटसाइडर है, कंपनी के अंदर का बंदा नहीं है। सो कंपनी मस्ट रीपे द मनी। रीजनिंग, बैंक न्यू द आर्टिकल्स विच अलाउड बोरोइंग। बैंक वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक वेदर इंटरनल अप्रूवल वॉज एक्चुअली टेकन और नॉट। पहली चीज, बैंक को यह पता था कि डायरेक्टर के पास बोरो करने की परमिशन है, क्योंकि एओ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे कोई भी पढ़ सकता है, तो बैंक ने भी डाउनलोड करके पढ़ लिया होगा। बट ये चेक करने की जरूरत नहीं है बैंक को कि अप्रूवल हुआ है कि नहीं। ठीक है, वो कंपनी का इंटरनल वर्किंग हो जाता है, उसमें बैंक का कोई लेना देना नहीं है। सो इंटरनल मैनेजमेंट इज द कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट द आउटसाइडर्स। क्लियर? समझ में आया इंडोर मैनेजमेंट? अब इसके कुछ एक्सेप्शन है जहां पे ये वाला रूल एप्लीकेबल ही नहीं होगा। पहले तो ये समझ में आ गया ना कि कहना क्या चाहता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां पे बाहर कोई काका बैठे थे, मैंने उनको बोला कि भाई फीस भरनी है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, और हर बार फीस वही लेते, तो उनको अपन ने फीस वगैरह दे दी रोकड़े में, उन्होंने एक चिट्ठी पे लिख के दे दिया। ठीक है, सब चीजें कैमरे में वगैरह कैच है, और वो बहुत पुराने बंदे थे। फिर थोड़े दिनों के बाद ये पता चलता है कि वो काका ऑथोराइज ही नहीं थे फीस लेने के लिए, बट इतने सालों से ले रहे हैं, मतलब प्रीवियस फीस भी उसने ही कलेक्ट की हुई है। बट कहीं पे कॉलेज के इंटरनल पॉलिसी में ये लिखा हुआ नहीं है। हाँ, काका फीस ले सकते हैं, बट उसको मैनेजर से, मतलब कि प्रिंसिपल से अप्रूवल लेना पड़े। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें फीस दोबारा भरनी पड़ेगी कि नहीं भरनी पड़ेगी? तुम्हारी पिछली फीसें भी काका ने ली और वो नहीं जमा भी बनी हुई है, है। मैं क्या पता इंटरनली कैसे मैनेज अपने को थोड़ी पता कि यार उसको प्रिंसिपल से परमिशन लेना है कि नहीं। हमें इतना पता है कि भाई सिंपल बात है, ये बंदा हर बार फीस ले रहा है, सारे बच्चे इधर ही भर रहे हैं, तो हम भी इधर ही भर देंगे। सो यहाँ पे आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्योंकि आप जाके ये चेक नहीं करने वाले हो कि प्रिंसिपल ने रिटर्न में लिख के दिया कि नहीं दिया, वो आपका काम नहीं है, वो कंपनी का इंटरनल काम का है। अब कब कब ऐसा होगा कि जब ये वाली बात चलेगी नहीं? सबसे पहली चीज, नॉलेज ऑफ इरेगुलर। इरेग्युलरिटी। जब तुम्हें पता हो कि कंपनी में गड़बड़ चल रही है, तो फिर तुम ऐसा नहीं बोल सकते डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मतलब कि बैंक को अगर ऐसा पता होता कि डायरेक्टर घोटाला करते हैं, उनको डाउट था कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा, ऐसी न्यूज आपके पास थी, तो फिर आपने लोन क्यों दिया? अब ऐसी सिचुएशन में बैंक को क्या करना चाहिए पता है? कोर्ट में जाके यही बोलने का, मुझे पता नहीं था। आपको पता है, वो कोर्ट को कैसे पता होगा? वही। हमारे पास कोई रिटर्न एविडेंस तो है नहीं। हाँ, हमारे पास न्यूज आई थी, हमें अच्छे से पता है कि इंटरनल इरेगुलरिटी चल रही है, हम लोन नहीं देंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, फिर भी हमने लोन दिया। बट अगर ये प्रूव हो गया ना कि तुमको पता था और तुमने जानबूझ के लोन दिया, तो फिर आपको पैसा नहीं देगी कंपनी। फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते इंडोर मैनेजमेंट, हमको क्या लेना देना था, पर तुम्हें तो पता था कि ऐसी गड़बड़ है। मतलब बोले कि आपने कुछ चोरी वाली वस्तु बेची है, आपको पता है, पर जज साहब को जाके यही बोलना है का नहीं, मुझे नहीं पता कि ये चोरी वाला माल था। सिंपल, इंडियन लॉ इज वेरी सिंपल, एक ही लाइन बोलने की, आई नो नथिंग, आई एम इनोसेंट, आई एम बिल के बोनाफाइड। साथ नहीं, हाँ, बिल के साथ लेना चाहिए ना, वो नहीं बोलेंगे। बोले हमने कौन सा बिल से खरीदा था? A person knows that director has no authority to sign a contract but still enter into, it is called doctrine not applicable। तुम्हें पता था कि डायरेक्टर के पास वो राइट नहीं है, तो फिर क्यों उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? ठीक है, सो जब इरेग्युलरिटी का आइडिया होगा, इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। सस्पिशियन ऑफ इरेग्युलरिटी, मतलब कि आपको बहुत बड़ा डाउट है कि कंपनी के अंदर जोरदार घोटाले हैं, और आपने उस चीज की इंक्वायरी की ही नहीं। आपको इंक्वायरी करनी चाहिए थी अपने प्रोटेक्शन के लिए, आपने इंक्वायरी नहीं की, वो आपका प्रॉब्लम है, फिर आप कंपनी के ऊपर नहीं डाल सकते। एग्जाम्पल, अ क्लर्क इश्यू अ चेक ऑफ ₹10 लाख, एंड नॉर्मली अ क्लर्क हैज नो सच अथॉरिटी। आउटसाइडर शुड वेरीफाई, इफ नॉट डॉक्ट्राइन वॉन्ट अप्लाई। आपकी जवाबदारी, आपको सस्पिशियस लग रहा है ना कि यार ये हजम नहीं हो रही बात, कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे डायरेक्टर को मोस्टली क्या होता है, एक अमाउंट होती है, वहां तक का लोन वो लोग ले सकते हैं। अब डायरेक्टर 4,000 या 3,000 करोड़ का लोन लेने के लिए आ रहा है, तो अप्रूवल तो चाहिएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए इसके लिए, ये कॉमन सेंस वाली बात है। और जब वो आ रहा है, तो आपको तो डाउट जा रहा है कि बॉस कुछ फ्रॉड होने के चांसेस है, तो जब तुम्हें डाउट था तो तुमने इंक्वायरी की थी, नहीं की तो तुम्हारी प्रॉब्लम, इंडोर मैनेजमेंट नॉट एप्लीकेबल। इन सब में एक सिंपल रूल है, जो मैंने बोला, जाके बोल देने का हमें तो पता ही नहीं था, बात खत्म हो जाती है।
डॉक्ट्राइन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ फॉर्जरी, मतलब फ्रॉड के केस में भी ये डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ अ डायरेक्टर फ्रॉज द सिग्नेचर ऑफ अनदर डायरेक्टर, एक डायरेक्टर ने दूसरे डायरेक्टर के फर्जी साइन करके एक शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया तो उसके लिए कंपनी जवाबदार नहीं होगी, वो डायरेक्टर जवाबदार होगा। हाँ, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, उसको डालो जेल में पकड़ के, पर कंपनी जवाबदार नहीं होगी। फिर कोई जाके ऐसा थोड़ी बोलेगा कि इंडोर मैनेजमेंट, अरे इसमें इंडोर मैनेजमेंट कहां से आ गया? एक डायरेक्टर ने वो फ्रॉड करके दूसरे डायरेक्टर के साइन कर दिए। एक्ट बियॉन्ड द अथॉरिटी विच इज ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा वायरस एक्ट। इफ द एक्ट इज बियॉन्ड द पावर गिवन बाय आर्टिकल, डॉक्ट्राइन विल नॉट अप्लाई। इफ द आर्टिकल अलाउ बोरोइंग ओनली अप टू 10 लाख एंड डायरेक्टर बोरो, मतलब जब आप लोन दे रहे थे तब आपने आर्टिकल तो पढ़ा था ना, आर्टिकल में लिखा हुआ होना चाहिए था कि क्या डायरेक्टर लोन ले सकते हैं, तो लिखा था कि हाँ भाई डायरेक्टर लोन ले सकते हैं। वहां पे एक अमाउंट लिखी थी कि भाई कितनी, कि भाई 50 लाख तक का। तो इतनी तो बुद्धि हमारी चलनी चाहिए कि 50 से ज्यादा का नहीं दे सकते हम। हाँ, उसके साथ कंडीशन थी कि भाई हाँ 50 लाख का ले सकता है, लेकिन शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाओ, अप्रूवल लो। ये सब चीजें मुझे चेक करने की जरूरत नहीं थी, मुझे ये तो पता था ना। पर अब वहां 50 लाख लिखा है और सामने वाला आके बोलता है कि भाई 100 लाख, और तुम बोलते हो ओके ग्रांटेड, तो तुम्हारी प्रॉब्लम फिर। नेग्लिजेंस बाय आउटसाइडर, इफ आउटसाइडर इज केयरलेस, नेग्लिजेंट एंड प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल, मतलब व्हेन अ पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट चेकिंग बेसिक अथॉरिटी, दो इजीली पॉसिबल, मतलब तुम इजीली वो चीज चेक कर सकते थे, ऐसा नहीं कि कोई कॉम्प्लिकेटेड था, इजीली अवेलेबल था कि भाई कंपनी की वेबसाइट पे जाके इस फोल्डर में जाके ये देख लो, तुमको तुरंत पता चल जाएगा। पर तुम इतने मतलब केयरलेस हो कि तुमने वो चीज भी नहीं देखी, और फिर तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। फिर तुम पिपुड़ी बजा रहे हो इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट, तो वो चलने वाला नहीं है। चलो समराइज वे मीनिंग, आउटसाइडर हमेशा ये अज्यूम करेगा कि कंपनी की इंटरनल प्रोसीजर फॉलो हो रही है, पर्पज आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसके ऊपर बेस है? ट्रोकियन रूल के ऊपर ये पूरा का पूरा बेस है। अप्लाई कब होता है? जब इंटरनल इरेग्युलरिटी एग्जिस्ट होती है। कब एप्लीकेबल नहीं है? फ्रॉड, फ्रॉजरी, नेग्लिजेंस, नॉलेज ऑफ इरेग्युलरिटी वाली सिचुएशन में इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं है। बेनिफिट क्या है? बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली चलते हैं। फिर क्विक रिवीजन, एमओए और एओए के बीच में फर्क क्या है। एमओए का पर्पस क्या था? ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करो कि कंपनी अपने लाइफ में क्या करेगी। एओए का पर्पस होता है कंपनी इंटरनली कैसे काम करेगी। रजिस्ट्रेशन एमओए का मैंडेटरी है, एओए का ऑप्शनल है। स्कोप एक्सटर्नल अफेयर्स, सब कुछ कवर करेगा, कंपनी क्या क्या कितना काम कर रही है, मतलब आउटसाइडर वाले जो कामकाज है वो भी इसके अंदर बाउंड्री नक्की कर ली जाएगी, जबकि एओए के अंदर सिर्फ इंटरनल कामकाज पे ध्यान दिया जाता है। अल्ट्रेशन, एमओए को भी बदला जा सकता है लेकिन डिफिकल्ट है, बहुत माथाकूट करनी पड़ेगी। एओए को इजीली अल्टरेट किया जा सकता है। सुप्रीमेसी, एमओए जो है वो ज्यादा सुप्रीम डॉक्यूमेंट माना जाता है, और एओए जो है वो एमओए का सबऑर्डिनेट माना जाता है, मतलब उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट माना जाता है। रिलेशन, एमओए का रिलेशन आउटसाइडर के साथ है, एओए का रिलेशन मेंबर्स के साथ है। क्लॉज, एमओए के अंदर 6 क्लॉज है, जबकि आर्टिकल्स में क्लॉज नहीं होते। क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्लियर? इसी के साथ हमारा एओए चैप्टर समाप्त हुआ। हम चाहते हैं तो निकाल सकते हैं ये। प्रोस्पेक्टस भी देख